आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। इसमें लिखा हुआ है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, आपको वेक्टर बी दिया हुआ है और आपको ये बोला जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करिए। इसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूं, इसे आप ध्यान से देखें। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। इसका एक फॉर्मूला आप बड़ा सिंपल सा यूज किया करेंगे कि अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो इसमें से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इन क्रॉस बी। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि अगर कोई भी दो सदिश है आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर आपके पास है और इन दोनों ही वेक्टर के लंबवत आपको अगर इकाई सदिश चाहिए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके अंश में लिखोगे और उन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक निकाल के नीचे लिखोगे आप। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए एक बार कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और आपको दोनों में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश चाहिए हो, दोनों में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, उस सिचुएशन पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके अंश में लिखना है और इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकाल के हर में रख देना है आपको। इस तरह से दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश निकल करके आ जाएगा। अब यहां क्वेश्चन में भी हमको बोला गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करिए और ए और बी हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी ही निकाल लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू बताएंगे आप, मुझे ऐड करना है दोनों को। आई कैप प्लस आई कैप इज इक्वल टू 2i कैप, जे कैप प्लस 2j कैप 3j कैप, के कैप प्लस 3k कैप 4k कैप। इसके बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। इसमें इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0i कैप, जे में से 2j माइनस करेंगे तो माइनस 1j कैप, के में से 3k माइनस करोगे माइनस 2k कैप। ठीक है, अब हमको वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी, इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश चाहिए। तो जब कभी आपको ए और बी के लंबवत मात्रक सदिश चाहिए तो ये सूत्र आप लगाते हो। तो अगर आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश चाहिए तो फिर क्या सूत्र लगाएंगे आप सूत्र लगाएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो जरा, क्या वैसा ही बिल्कुल आ गया ना? ये वहां पर ए और बी दो वेक्टर थे, यहां पर ए प्लस बी और ए माइनस बी दो वेक्टर हैं और उनके लंबवत मात्रक सदिश निकालने का ये वाला फॉर्मूला बना।
अब अगर ये वाला फॉर्मूला बना तो हम इसको सॉल्व भी करना है भाई हमें। कैसे आप सॉल्व करेंगे? आपके पास एक और मेथड है, देखो आप चाहो तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा लो पहले और इसके बाद कैलकुलेट कर दो। करवा लीजिए आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट। ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए से करोगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ए का माइनस बी से करोगे तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर बी का ए से करोगे तो प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसके बाद इसका इससे करोगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी अपॉन, ऐसे ही यही चीज बिल्कुल यहां पर आ जाएगी। तो यह आ जाएगा ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, और इसका क्या लगा दिया? मापांक। बेटा क्या आपको याद है कि किसी एक सदिश का उसी सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट करना कितना आता है? 0। तो एक सदिश ए का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? ये भी 0 हो जाएगा और ये भी तो 0 हो जाएगा। यहां पर भी ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या बचा? माइनस ए क्रॉस बी और ये प्लस बी क्रॉस ए। इसको अगर हम बी क्रॉस ए इसको भी बनाना चाहें तो ये ए क्रॉस बी है, अगर इसको बी क्रॉस ए बनाना चाहेंगे तो एक माइनस लगाएंगे हम। अब एक माइनस इसमें पहले ए से लगा हुआ है, एक हम लगा देंगे तो कैसा हो जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? बी क्रॉस ए। तो ये भी बी क्रॉस ए और ये भी बी क्रॉस ए। ये हो गया 2b क्रॉस ए। ऐसे ही नीचे यहां पर हो जाएगा क्योंकि सेम वही टर्म ही है। तो 2 mod ऑफ b क्रॉस a। अब आप सोचेंगे 2 तो मोड के भीतर होना चाहिए, तो हमने बाहर निकाल लिया और अब इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश चाहिए तो आप b क्रॉस a निकाल लो। उस वक्त आपको ये प्लस और माइनस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास डायरेक्ट b और a की वैल्यूज हैं। चलिए हम इसी से निकाल के दिखाएंगे आपको। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान करके आप छोड़ दीजिए, बाद में जब वैल्यू आएगी तो लिखेंगे आके यहां पे। अब हमको b क्रॉस a की जरूरत है। b की वैल्यू कितनी है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्रॉस लगाया, वेक्टर a लिखा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक, कैसे निकालते थे आप b क्रॉस a बताएंगे? शारीरिक वाला मेथड, i कैप j कैप और k कैप पहली रो में। सेकेंड रो में इसके गुणांक, i का गुणांक 1, j का 2, k का 3, उसमें 1 1 1। याद आया बेटा आपको? यहां पर ये b क्रॉस a की वैल्यू आने वाली है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं i कैप पॉजिटिव टर्म, फिर नेगेटिव टर्म में क्या लिखा जाएगा? j कैप, फिर पॉजिटिव टर्म में k कैप। अब सॉल्व करिए। पहले i ढकोगे दोनों तरफ से, ऐसा दिखेगा 2 3 1 1। पहले इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस इससे करोगे तो 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3। अब जे की बारी आई तो जे को दोनों ओर से ढक लो ऐसे। 1 3 1 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 को 3 से करेंगे 3। अब के की बारी है तो ऐसे ढक लीजिए 1 2 1 1। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2। इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा? माइनस 1 i कैप, ये क्या बचेगा? माइनस 2। माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2j कैप। माइनस 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस k कैप। ये b क्रॉस a आ गया। अब हमें तो b क्रॉस a का मॉड भी चाहिए, तो b क्रॉस a का मॉडुलस भी निकाल लो।
बी क्रॉस ए की वैल्यू ये है, इसका मापांक कैसे निकालिएगा? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक क्या है? -1 का स्क्वायर +1, जे के गुणांक का स्क्वायर 4, के गुणांक का स्क्वायर। इस तरह से मापांक की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 5, नो सॉरी, अंडर रूट 6 आ गई ये वैल्यू। ठीक है। अच्छा, इसलिए समीकरण 1 से अभीष्ट सदिश अभीष्ट मात्रक सदिश क्या लिखना है? ऊपर लिखना है बी क्रॉस ए की वैल्यू, और बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है? -i कैप + 2j कैप - k कैप, अपॉन में उसका मॉड्यूलस लिखना है अंडर रूट 6। बस यही आंसर आपका आ जाना चाहिए। आप अगर कुछ करना ही चाहते हो तो इनको अलग अलग कर दोगे तो आपके बुक से आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि a + b और a - b सॉल्व करें, आप ऐसे करके भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये फॉर्मूला नोट कर ले, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नोट कर ले प्लीज जल्दी से। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है एग्जाम्पल आपका। लिखा हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु a 1,1,1, b 1,2,3 और c 2,3,1 है। आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं और इस त्रिभुज का एरिया पता लगाना है आपको। ये हमने वो त्रिभुज बना दिया, a, b और c लिख दिए। क्योंकि a, b और c के निर्देशांक दिए हुए हैं तो हम इनके स्थिति सदिश बना सकते हैं। तो हमने OA बनाया पहले, i कैप + 1j कैप + 1k कैप। b वाले निर्देशांक से b का स्थिति सदिश बनाया, 1i कैप + 2j कैप + 3k कैप। c वाले बिंदु से c का निर्देशांक का स्थिति सदिश हमने बनाया, 2i कैप + 3j कैप + 1k कैप। वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्या आपको याद है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र बना था हमारा? 1/2 AB mod of AB क्रॉस AC। हमने आपको बोला था कि अगर आप एक वेक्टर AB ले रहे हैं तो दूसरा भी A से ही स्टार्ट करके लेना पड़ेगा, AC आपको। और अगर आप एक वेक्टर BA ले रहे हैं तो BC ले सकते हैं। अगर आप एक वेक्टर CB ले रहे हैं तो CA लीजिए। हम एक की तरफ से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, लेकिन फिर दोनों A से ही स्टार्ट होने चाहिए। इस बात का बहुत ख्याल रखिए भाई, इसमें आपसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर AB की वैल्यू चाहिए। वेक्टर AB आप कैसे निकालोगे? वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, OB माइनस OA, इसमें से इसको माइनस करिए, I में से I माइनस करिए, 0i कैप, 2j में से j माइनस करिए, j कैप, 3k में से k माइनस करेंगे, 2k कैप। इसी तरह से हमको AC भी चाहिए, वेक्टर AC। वेक्टर AC के लिए वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA, OC में OA को माइनस करो, 2i में से I माइनस करिए, I कैप, 3j में से 1j माइनस होगा, 2j कैप, k में से k कैप माइनस होगा, 0k कैप। तो ये वेक्टर AC आ गई वैल्यू, और ये सॉरी वेक्टर AB आ गया ये, और यहां पर आ गया वेक्टर AC। अब इन्हीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं जरा इसका, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे तो 1/2 mod ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। तो AB क्रॉस AC पहले निकाल लिया जाए। AB क्रॉस AC कैसे निकालोगे? सरणी बनाओगे, पहली रो में I कैप J कैप K कैप लिखोगे, दूसरी रो में AB के I J और K के गुणांक, AB के I का गुणांक 0 1 2,
0 1 2 क्रॉस AC है तो AC के I J K के गुणांक लिखो 1 2 0 1 2 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो जरा। पहले आई कैप का लेते हैं तो आई कैप को दोनों ओर से ढकोगे ऐसा 1 2 2 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2 को इससे करेंगे तो 4। फिर नेक्स्ट टर्म का एक आएगा नेगेटिव। अच्छा जे का आएगा तो यहां जे कैप लिखेंगे। अब दोनों तरफ से इसको ढक लो आप ऐसे तो 0 2 1 0 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस फिर 1 को 2 से किया तो -2। आगे प्लस के कैप का आ जाएगा ऐसे ढका जाएगा 2 को 0 किया 0 माइनस 1 को 1 से किया 1 और ये कितना आ गया के कैप। इस तरह से बेटा आपने देखा कि AB क्रॉस AC की वैल्यू कितनी आ रही है -4 I कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 J कैप माइनस के कैप -1 को गुणा करोगे माइनस के कैप। अब इसका मापांक हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC इज इक्वल टू अंडर रूट I का गुणांक क्या है -4 -4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 ये आ गई वैल्यू अंडर रूट 21 ऐसे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस AC 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस AC। मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस AC की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 21। बस यही ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ जाएगा। देखो अंडर रूट 21/2 क्योंकि क्षेत्रफल है तो आप इसमें स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग मात्रक। ठीक है तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका 24। इसके बाद एग्जाम्पल 25 भी लगा लेते हैं और तब आप इसको नोट करें। लिखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाओं का क्या मीनिंग होता है बेटा मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं आज और बताते हैं ध्यान से देखना। अगर ये A है B C और ये D तो संलग्न भुजाएं अगर एक AB है तो दूसरी संलग्न भुजा AD BA की संलग्न भुजा BC CB की संलग्न भुजा CD DC की संलग्न भुजा DA ये संलग्न भुजाएं होती हैं। उन्होंने बोला है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर A किसी को भी मान लो। हमने इसको मान लिया वेक्टर A इसकी संलग्न भुजा वेक्टर A और दूसरी है वेक्टर B। बताएं अब AB की संलग्न भुजा कौन सी होगी। अगर एक आपने AB मान ली है तो दूसरी संलग्न भुजा कौन सी होगी AD। ये होगा वेक्टर B। A और B की वैल्यूज भी दी गई हैं। A की वैल्यू है 3I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप और वेक्टर B की वैल्यू दी गई है I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ठीक है समांतर चतुर्भुज का जब दो संलग्न भुजाएं ऐसे दी जाती हैं तो क्या उनके क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है। लास्ट क्लास में इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था। क्या होगा फॉर्मूला मॉड ऑफ A क्रॉस B। बस इतना ही तो होगा। उसका मतलब हमको A क्रॉस B चाहिए उसका मॉड भी चाहिए फिर मॉड भी हमको उसका। तो चलिए पहले A क्रॉस B ही कैलकुलेट कर लेते हैं। A क्रॉस B की वैल्यू निकालेंगे फिर से डिटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप। अब दूसरी सेकेंड रो में A के गुणांकों को लिखिए। A में क्या गुणांक है 3 1 4 तो 3 1 4। B के गुणांक 1 -1 1
1 माइनस 1 1। बेटा अब इसे कैलकुलेट करो भैया। सबसे पहले आई की टर्म आएगी तो ऐसे ढक दिया जाएगा 1 4 माइनस 1 1। पहले ही इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस माइनस 4 तो 1 माइनस माइनस 4, वो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर लेंगे प्लस। अगली टर्म जे कैप की आएगी, ऐसे ढक दोगे तो 3 4 1 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, जे कैप। नेक्स्ट के कैप की टर्म आएगी ऐसे, तो -1 को 3 से करोगे -3 -1 और साथ में के कैप। 4 और 1 5 हो गए, 5 आई कैप। 3 में से 4 माइनस करो, -1, वो -1 इस -1 से मिलकर +1 को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस जे कैप। -3 -1 -4 के कैप। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम साथ में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक भी निकाल लेते हैं जरा। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसका मापांक निकालोगे तो अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, जे के गुणांक का स्क्वायर 1, के का गुणांक है -16 -4, उसका स्क्वायर करोगे 16 √42। ठीक है। अच्छा, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र बताया आपने, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। संलग्न भुजाएं अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो फिर उसका क्षेत्रफल 1/2 नहीं आता, उस पर केवल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, √42, बिकॉज दिस इज द एरिया सो वी कैन राइट इट एज स्क्वायर यूनिट। √42 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। और इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 25B कैलकुलेट हो गया। आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 10.4, एक्सरसाइज 10.4 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वो है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की का मान ज्ञात करिए। वेक्टर ए भी दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। क्या आप इसको कर पाएंगे, कर लेंगे? ये तो बड़ा आसान है, भी 2 क्वेश्चन में दोनों में क्रॉस और मॉड निकाल के हमने आपको दिखाए। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। आई कैप जे कैप के कैप, ए के कोएफिशिएंट लिखोगे 1 -7 7, बी वाले गुणांक लिखोगे 3 -2 +2। इसको सॉल्व करने से एक वेक्टर आ जाएगा और फिर उस ए क्रॉस बी का क्या निकाल लेंगे, मापांक। कर लेंगे या मैं सॉल्व करके दिखा दूं? कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आ जाइए। अपने आप से इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक वेक्टर ए आपको दिया गया है 3i कैप +2 जे कैप +2 के कैप, और एक वेक्टर बी आपको दिया गया है i कैप +2 जे कैप -2 के कैप। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। लिखा है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको पता लगाना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश।
में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। बेटा अभी एग्जाम्पल में हाल ही में कैलकुलेट किया है हमने, क्या फॉर्मूला बना था इसका? इसका फॉर्मूला बना था वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और ऐसा एक एग्जांपल लगा के भी हमने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया। क्या लगता है आपको, आप कर लेंगे या मैं करके दिखा दूं? कर लेंगे सभी बच्चे? और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? इसको भी आप अपने आप से करें, ठीक है? एक क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लिखा है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात करिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करिए। एक मात्रक सदिश है वेक्टर ए। देखो मैं इसको यहां पर बना देता हूं ताकि इससे एक अच्छा आइडिया आपको मिले। किधर भी बना लो आप, ये मान लिया x, ये y और ये हमने मान लिया z। ये मूल बिंदु है, यहां पर कहीं पर भी एक मान लो ये मात्रक सदिश है और यही है वेक्टर a। मात्रक सदिश है इसका मतलब ये इकाई सदिश है, ध्यान रखिएगा। लगा इसके ऊपर ऐसा रहे लेकिन दे रहे हैं इसको कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर a, पर आपको याद रखना है कि ये मात्रक सदिश है। उन्होंने ये भी बोला कि आई कैप के साथ π/3। क्या आपको याद है आई कैप किधर की तरफ होता है? एक्स अक्ष की तरफ। तो इधर की तरफ आई कैप के साथ कितना? π/3। जे कैप के साथ π/4 यानी कि वाई एक्सिस के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। के कैप किधर की तरफ होता है? देखो आई कैप एक्स अक्ष की तरफ, जे कैप वाई अक्ष की तरफ और के कैप जेड अक्ष की तरफ। और के कैप की तरफ से कितना कोण बना रहा है? थीटा न्यून कोण है। ये याद रखें कि थीटा में क्या क्वालिटी है कि थीटा एक न्यून कोण है। तथा वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, ठीक है? अच्छा, ये जो हमारा वेक्टर ए है इसका एक्स अक्ष से कोण π/3 है, वाई अक्ष के साथ π/4 और जेड अक्ष के साथ थीटा। क्या आप इसकी दिक् को ज्याय बता सकते हैं? आप देखो ना, कोई भी वेक्टर एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है तो उसकी दिक् को ज्याय क्या आती है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। याद आया? तो वेक्टर ए की दिक् को ज्याय L इज इक्वल टू क्या लगाओगे? कॉस अल्फा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। एक्स अक्ष के साथ बना कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ बना हुआ कोण गामा। कॉस अल्फा कॉस π/3, cos π/3 मीन्स 1/2। cos π/3 मीन्स cos 60 और cos 60 1/2। m की वैल्यू क्या होगी? cos बीटा, बीटा की जगह पर π/4। cos π/4 इज 1/√2। नेक्स्ट n इज इक्वल टू cos थीटा। अब थीटा का तो कोई मान हमको पता नहीं है तो ये cos थीटा आ गया। ये बात समझ में आई आपको? आपको दो काम करने हैं। पहला तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है और इसकी सहायता से एक घटक भी बताने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप L M N इनका कोई रिलेशन है जो आपको याद है? दिक् को ज्याओं के बीच आपस में कोई संबंध होता था? नहीं याद आया? L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज इक्वल टू 1।
अभी मैं लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। किसी वेक्टर की जो 3 दिक्कोज्याएं होती हैं उनमें आपस में ये रिलेशन आपको प्रूफ भी करके दिखाया गया है, बताया गया है। ध्यान नहीं आया आपको? अभी भी पन्ने पलट के देख लो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो। इसी में हम ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे। एल की जगह पर बेटा 1/2 लिखना है और स्क्वायर करोगे तो 1/4। एम की जगह पर 1/√2 लिखना है, स्क्वायर करने से 1/2। एन की जगह cos थीटा लिखना है, स्क्वायर करने से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1/4 प्लस 1/2, 1/4 और ये आधा। किसी का आधा और 1/4 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 3/4। अभी नहीं समझ में आया? आप एलसीएम लेके कर लो। और ये जो 3/4 बनेगा ये उधर जाके 1 में से माइनस हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। cos स्क्वायर थीटा 4 एकम 4 माइनस 3, 1/4, 1/4। देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा इज इक्वल टू π/3। समझ में आया? क्या 1/2 cos में सिर्फ π/3 का ही मान होता है? ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे एंगल हैं। लेकिन थीटा के बारे में पहले से ही उन्होंने बोल के रखा है कि कैसा होना चाहिए, तो ये न्यून कोण है, इसलिए न्यून कोण ले रहे हैं। अदरवाइज थीटा की और भी वैल्यूज हैं जिनके लिए cos थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, पर हम वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर अधिक कोण में आ जाएंगे आपके। न्यून कोण में ये एक एंगल आएगा, इसलिए हमने ये वाला ले लिया cos थीटा इज इक्वल टू π/3। सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू π/3। एक आंसर हमारा आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने ये बोला कि उसके घटक बताइए। घटक बताना है आपको वेक्टर ए के। तो आपको याद होगा घटक दो तरीके के, एक होते हैं अदिश घटक और एक सदिश घटक। अदिश घटक में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक बताए जाते हैं, और सदिश घटक में तो आई कैप जे कैप और के कैप सहित बताए जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इसकी सतह से ए के घटक भी ज्ञात करिए। अब पहले वेक्टर ए ही ज्ञात करो कि क्या होगा। क्या होगा वेक्टर ए, बताएंगे आप? देखो हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। क्या आपको याद है कि कोई भी अगर फुल वेक्टर है किसी चीज का, तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, दिक् अनुपात। याद आया? और इकाई सदिश में आई कैप और जे कैप और के कैप के गुणांक क्या होते हैं? दिक् को ज्याएं। ये अभी भी सबको याद है? फिर से एक बार बताएं। अगर कोई फुल वेक्टर ए है तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक कौन होंगे? दिक् अनुपात होंगे। लेकिन अगर कोई मात्रक सदिश है तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के साथ कौन आते हैं? दिक् को ज्याएं। यहां पर वेक्टर ए क्या है? तो इसका अगर वेक्टर बनाने जाएंगे तो इसमें आई कैप जे कैप और के कैप के साथ क्या आएंगे? दिक् को ज्याएं आएंगे कि दिक् अनुपात आएंगे? दिक् को ज्याएं आएंगे, बिल्कुल सही। तो क्या लिख देना चाहिए? एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। नहीं समझ आया? अरे आ गया। वेक्टर ए ये क्या है? मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश में आप ही ने तो हमको बताया कि मात्रक सदिश में आई कैप जे कैप और के कैप के साथ क्या आना चाहिए? दिक् को ज्याएं। तो दिक् को ज्याएं ये एल एम एन है, तो हमने आई कैप जे कैप और के कैप के साथ दिक् को ज्याएं बना दी। अभी भी नहीं समझ आ रहा है आपको? अच्छा, एल की वैल्यू कितनी है बताओ? 1/2 आई कैप, एम की वैल्यू 1/√2 जे कैप, और एन की वैल्यू, एन cos थीटा है और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। देखो ना, cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 के कैप। ये आ गया वेक्टर ए। अब इसके घटक पूछे जा रहे हैं, तो वेक्टर ए के अदिश घटक
क्या होंगे अदिश घटक? 1/2, 1/√2, 1/2। अगर इसी के आपसे कोई सदिश घटक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप और 1/2 के कैप। अब ये मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में आया कि नहीं आया? आया। और हमने ए के साथ में यहां पर दिक् कोज्याएं क्यों लिखी हैं? क्योंकि एक मात्रक सदिश है और मात्रक सदिश में आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ क्या आता है? दिक् कोज्याएं, तो हमने लिखी। उससे हमें ए कैप पता लग गया वेक्टर ए, फिर उसके अदिश और सदिश दोनों प्रकार के घटक भी हमको मिल गए। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर ले जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन, इसको इसके इक्वल लाके दिखाना है। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी एक एग्जाम्पल में करके भी दिखाया था इस तरह का लगभग हमने। चलिए एक बार और कर लो। ए को ए से करोगे क्या मिलेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर प्लस लगाया हमने, फिर ए को बी से किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी को ए से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर बी को प्लस वेक्टर बी से करोगे माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। और लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ ए का ए से करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बी का बी से करोगे तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्या बचेगा? ए क्रॉस बी, ये माइनस बी क्रॉस ए है, हम इसको पलट के ए क्रॉस बी बनाना चाहते हैं तो एक माइनस हमको और लगाना पड़ेगा। अब एक माइनस तो ऑलरेडी यहां पर है, एक माइनस और लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ रहे हैं आप? अब ए क्रॉस बी ये भी है, ए क्रॉस बी ये भी है, दोनों ऐड होकर के क्या बना लेंगे? 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और बेटा आप ध्यान से देखें, यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करिए। यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि सदिश गुणन से वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। अच्छा, क्या आप इन दोनों का सदिश गुणन कराना जानते हैं? हाँ, कैसे करेंगे बताओ? i कैप j कैप और यहां पर k कैप। अब इसके i j के गुणांक लिखो 2 6 2, इसमें 1 लैम्डा म्यू। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या लिखा है? वेक्टर 0। सॉल्व करिए। सबसे पहले i कैप ढका जाएगा ऐसे, ठीक है, तो 6 म्यू माइनस 2 लैम्डा इंटू आई कैप माइनस, अब जे कैप की बारी है तो ऐसा ढकना पड़ेगा, 2 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप की बारी ऐसे ढकना पड़ेगा, 2 लैम्डा माइनस 6 और साथ में के कैप इज इक्वल टू वेक्टर 0। क्या वेक्टर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आप देखो फिर से आप ऐड करोगे फिर से सब 0 बन जाएंगे। ठीक, अच्छा, तुलना करा दो दोनों पक्षों में, आई कैप कॉमा जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर आप इसके गुणांकों की तुलना कर दीजिए। आई कैप का गुणांक तो म्यू और लैम्डा दोनों है, एक काम करो आई कैप का गुणांक की तुलना मत करो आप,
ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इन्हीं से आंसर आ जाएगा। जे कैप और के कैप के गुणांक की तुलना करो। जे कैप का गुणांक यहां बताओ कितना है, जे कैप का गुणांक बताओ कितना है, -2μ -2, -2μ -2। और इधर साइड में जे कैप का गुणांक कितना है, 0। हाँ जी, अच्छा 27 है, तो सॉरी कहीं पर मुझसे ही गलती हो गई है, 5 नंबर पे है 27 के कैप, ये हम ही से गलती हो गई, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने। 27 के कैप 27, तो ये कहाँ पर इफेक्ट करेगा, आई वाले में भी इफेक्ट करेगा। 6μ -27 लैम्डा, जे वाले में भी इसने इफेक्ट किया होगा, 2μ -27 ऐसा। उसके बाद के वाले में इसने इफेक्ट नहीं किया होगा, तो 2μ -27 इज इक्वल टू 0, माइनस उधर भेज दो और ये -27 भी भेज दो, तो 2μ इज इक्वल टू 27, देन μ इज इक्वल टू 27/2, ये μ की वैल्यू आ गई। अब के कैप का गुणांक तुलना करो, के कैप का गुणांक है यहाँ 2 लैम्डा -6, और राइट हैंड साइड में के कैप का गुणांक 0। आप फिर सॉल्व करेंगे, 6 उधर ले जाएंगे, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, देन लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 27/2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। समझ आया आपको? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7 नंबर, 6 नंबर है, अच्छा हाँ ये 5 था, इसके बाद 6 नंबर आएगा। लिखा है दिया हुआ है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 और a क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर 0। सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, a डॉट बी का मान भी 0 है, a क्रॉस b की वैल्यू भी 0 है। ध्यान से बेटा देखिएगा सभी लोग, वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, बताएं जब वेक्टर a डॉट वेक्टर b 0 होता है तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप, इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं ना, क्या 2 निष्कर्ष निकलते हैं या तो मॉड ऑफ वेक्टर a 0 या तो मॉड ऑफ वेक्टर b 0, और या फिर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा, अर्थात दोनों परस्पर लंबवत हैं। ऐसे ही वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0 दिया हुआ है, इससे भी तो 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, या तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 0 या मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू 0, और दूसरा निष्कर्ष निकलता है या तो फिर थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों समांतर हैं। अब उन्होंने बोला आप a और b के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो इन दोनों को गौर से देखिए, दोनों में जो कंडीशन कॉमन होगी वही हमारा निष्कर्ष है। ये वाली कंडीशन कॉमन है, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन बताती है कि a और b लंबवत है, ये कंडीशन बताती है कि a और b समांतर है। तो अब लंबवत है कि समांतर है ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में ये कंडीशन कॉमन है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि 2 वेक्टर परस्पर लंबवत भी हो और समांतर भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। इसलिए हमने क्या निष्कर्ष निकाला बताइए, निष्कर्ष आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि या तो मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 0, बस यही हमारा निष्कर्ष है। नहीं समझ आया? ठीक है, इस तरह से आपका ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 6 नंबर।
अब 7 और उससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगा लेंगे, ठीक है। तो आप इसे खूब अच्छे से रिवाइज करते रहें ताकि आप कभी भी इन चीज़ों को भूलें नहीं, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।